दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सर्वेश कुमार। दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिए। पहली नज़र में ऐसा लगता है कि इस महिला ने किसी चोर या डाकू को पकड़ लिया है और उसकी बेदर्दी से पिटाई लगा रही है। लेकिन दोस्तों ये जो व्यक्ति चुपचाप मार खा रहा है, इसका नाम है लोकेश माझी। ये महिला जो इसे पीट रही है, इसका नाम है हर्षिता रैकवार और ये महिला इस आदमी की पत्नी है। दोस्तों इस महिला के बगल में जो औरत बैठी है वो लोकेश माझी की सास है। बगल में जो लड़का खड़ा है वो उसका साला है और गोदी में लोकेश की बच्ची है। दोस्तों हर्षिता रैकवार ने लोकेश माझी की 20 मार्च के दिन इतनी बेदर्दी से पिटाई लगाई कि जैसा कोई सोच भी नहीं सकता है। ये ऐसा एक इंसिडेंट है जो पति पत्नी के रिश्तों को तार तार कर देता है। लोकेश माझी ने अपनी पत्नी के खिलाफ सतना कोतवाली में एक शिकायत दर्ज कराई है घरेलू हिंसा की कि वो उसको मारती पीटती है। लोकेश माझी ने पहले भी हर्षिता के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं कि वो शादी की शुरुआत से ही उसके साथ मारपीट करती है, उसको प्रताड़ित करती है और उसके ऊपर दहेज का केस लगाने का, झूठा केस लगाने का उसको डर दिखाती है। दोस्तों 20 मार्च को सीसीटीवी कैमरे में हर्षिता की ये हरकत कैद हो गई। हर्षिता को ये मालूम नहीं था कि कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सोचने वाली बात यह है दोस्तों, जो महिला इतनी बेदर्दी से अपने पति की पिटाई लगा रही है और उसको प्रताड़ित कर रही है, वो महिला उसको रोज ही प्रताड़ित करती होगी। जैसा लोकेश माझी का खुद का कहना है कि शादी की शुरुआत से ही उसके ससुराल वाले उसको मिलकर प्रताड़ित कर रहे हैं, उससे पैसे की डिमांड करते हैं, सोना चांदी खरीदने के लिए कहते हैं और ये सब ना करने पर झूठे केस में उसको और उसके परिवार को फंसाने की धमकी देते हैं। माझी है और मेरा स्थायी पता है अजयगढ़ जिला पन्ना मध्य प्रदेश और वर्तमान में मैं सतना में लोको पाइलट पद पर कार्यरत हूँ और वहाँ पर मैं किराए के मकान में रहता हूँ। और मेरी पत्नी से मेरा थोड़ा विवाद है। विवाद में क्या है कि मेरी शादी 2023-25 जून को पत्नी हर्षिता रैकवार ललितपुर में हुई थी। वो भी बहुत गरीब घर से है। मैंने सोचा कि मैंने गरीब घर में शादी करूं। उनके पिता पेट्रोल पंप में काम करते हैं। शादी के कुछ महीने बाद ही उन्हें लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, मेरे ऊपर दहेज केस कर दिया झूठा, मेरे घर वालों को फंसवा दिया। उसमें हमारी न्यायालय की जीत हुई, क्योंकि बहुत झूठा मुकदमा था, न्यायालय ने उसको संज्ञान में दिया। उसके बाद पत्नी लगातार 1 साल से मुझे प्रताड़ित करती रही, बहुत मारपीट की, मेरे दोस्तों से नहीं मिलने दिया, मेरे घर वालों को सपोर्ट नहीं करने दिया, मुझे घर नहीं आने देती थी, मेरे दोस्तों से नहीं मिलने देती थी और जहाँ भी जाओ तो बोले वीडियो कॉल करो, कहाँ जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, सब करती थी एकदम बिल्कुल इस तरह से। और कई बार मेरे साथ मारपीट हुई जिसके वीडियो साक्ष्य मेरे ऊपर साक्षात है। इस बार रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले 12 मार्च को इसी साल 2025 12 मार्च को मेरे साले और मेरी सास यहाँ आए मेरे यहाँ रहने के लिए सतना में और मेरे ऊपर तानाशाही करने लगे और अजीब चीज़ें मांगने लगे। मुझे गाड़ी ला के दो, मेरा खुद का घर मुझे चाहिए, मुझे पाले ला के दो, मुझे हार दो, इस तरह से डिमांड करने लगे। मैंने कहा मेरे काफ़ी लोन चल रहे हैं, इलाज में पत्नी काफ़ी प्रेगनेंट थी, तो मैंने कहा मेरा काफ़ी पैसा खर्चा हो गया, कर्जा हो गया लोन में। और बोले नहीं, 1.5 दिन में हम सब नहीं जानते, कुछ जानते। उसके साथ लेकर मुझे मारपीट कर दी मेरे साथ और इतनी मारपीट की जिसमें मैंने सहयोग से अपने एक कैमरा लगा रखा था जिसका पता नहीं था पत्नी को। उस कैमरे में सारे ये वीडियो रिकॉर्ड हुए हैं। पैसे की मांग करती थी और पैसे की मांग करती थी, बिल्कुल पैसे की मांग करती थी, जो वीडियो में साक्ष्य में आए हैं। तो मैंने इसकी FIR सबसे पहले, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं करेंटली अस्थायी पता मेरा सतना में है, सतना में, तो मैंने सतना सिटी कोतवाली में इसका FIR की है मैंने, फिर आज नहीं साले पे और पत्नी सास पे। और उसके बाद ये धमकी दे रही थी लगातार कि मैं मर जाऊंगी, मैं आत्महत्या कर लूँ, मैं अजयगढ़ ये करूंगा, तो फंसवा दूंगी इस तरह से। तो मैं फिर मुझे लगा कि मैं कहीं मेरे घर वाले जिनसे मैं 1 साल से मिल नहीं पा रहा था, मैं आज आया SP ऑफिस पन्ना और मैंने यहाँ एक SP साहब को आवेदन दिया कि अजयगढ़ में आकर वो इस तरह से कुछ करती है तो आप इसको संज्ञान में ले लें और मेरे परिवार को बचाने की कृपा करें। मैं बहुत प्रताड़ित हूँ, इतना प्रताड़ित हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं है। मेरे पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं मतलब बहुत प्रताड़ित हो चुका हूँ, इतना प्रताड़ित हो चुका हूँ, मैं क्या बताऊँ आपसे। आप वीडियो देख सकते हैं मेरा। माता पिता से मिलने के लिए मना करती थी, माता पिता से मिलने के लिए मना करती थी, इसके भी वीडियो साक्ष्य है मेरे पास। और माता पिता से मिलने के लिए छोड़िए, मेरे फोन करने के लिए मना करती थी कि बात नहीं करोगे। मेरी बहन है शादी के लिए, मेरे माता पिता कुछ नहीं करते हैं, मैं मेरे ऊपर निर्भर। लोकेश माझी ने यह भी कहा कि हर्षिता ना उसको उसके परिवार से मिलने देती है, ना बात करने देती है, ना ही दोस्तों से मिलने देती है। तरह तरह की बंदिशें लगाती है कि कहाँ हो, कैसे हो, वीडियो कॉल करके दिखाओ तुम कहाँ गए हो, क्यों गए हो, तरह तरह के सवाल जवाब करती है। दोस्तों
पुरुष समाज आज के दौर में प्रताड़ित होता है, वो किसी को बता भी नहीं सकता है। लोकेश माझी तो मैं कहूँगा कि भाग्यशाली निकले, उनको सीसीटीवी का ख्याल आया, सीसीटीवी में हर्षिता की ये हरकत कैद हो गई। परंतु ऐसे बहुत सारे और भी मर्द हैं जो इस प्रताड़ना से गुजर रहे हैं और उनके पास इस चीज़ का कोई सबूत नहीं है। यदि वो किसी को बताएं भी कि उनकी पत्नी उनको मारती है, पीटती है, प्रताड़ित करती है, तो लोग उस पर यकीन भी नहीं करेंगे और पत्नी के घर वाले तो उसकी पत्नी का ही साथ देंगे। पुरुष समाज इस समय कानून से भी प्रताड़ित होता है, फैमिली से भी प्रताड़ित होता है। पुरुषों को बचाने की जरूरत आ पड़ी है। पहले तो ये होता था कि महिलाओं को बचाने की जरूरत है, यहाँ पुरुषों को बचाने की जरूरत है, क्योंकि पुरुष का पक्ष ना तो कानून सही से सुनता है, ना परिवार सही से सुनता है, और बहुत सारी घटनाओं में तो बेचारा खुद शर्मिंदगी महसूस करता है कि मैं ये कैसे बताऊं किसी को कि मेरी पत्नी मुझे मारती है, मुझे पीटती है। क्योंकि लोग उससे कहेंगे कि यार तू कैसा मर्द है कि तू अपनी पत्नी से मार खा रहा है। आप इमेजिन करके देखिए कि यदि लोकेश ने इस झड़प में उसको हाथ भी लगा दिया होता तो पूरा कानून और प्रशासन उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाता और उसके कई दिन उसका पैसा जमानत के जुगाड़ में ही निकल जाता और दुनिया उसको जालिम जानवर घोषित कर देती। आप इमेजिन करके देखिए कि अगर जिस बुरी तरीके से ये औरत उसको मार रही है, अगर मैं तो कहता हूं कि मारने की तो छोड़िए, अगर बचाव के क्रम में ही अगर कुछ खरोच या चोट हर्षिता को लग जाए तो वो उस चोटों को दिखा करके इसी को फंसा देगी। लोकेश ने पुलिस प्रशासन से अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है, क्योंकि जैसे ही हर्षिता को इस बात का पता चला कि उसकी वीडियो लीक हो गई है, उसने लोकेश को फ़ोन करके आत्महत्या करने की धमकी दी है। साथ ही ये भी कहा कि वो बच्ची को भी जान से मार देगी और पूरे परिवार को झूठे केस में फंसा देगी। हमारे समाज को मिलकर सोचना पड़ेगा कि कानून जो कि महिला पक्ष में ज़्यादा झुके हुए हैं, क्या उन कानूनों में भी बदलाव की ज़रूरत है? क्या पुरुष के साथ होने वाली घरेलू हिंसा के कानून में कुछ बदलाव होने चाहिए या फिर कुछ नए कानून बनने चाहिए जो पुरुषों की घरेलू हिंसा को भी तरीके से हैंडल किया जा सके? पुलिस प्रशासन के अंदर भी ये संवेदना होनी चाहिए कि पुरुष भी घरेलू हिंसा का शिकार हो सकते हैं। पुरुष ये सहता रहता है कि मेरी वजह से मेरे परिवार को सफ़र करना पड़ेगा, मेरे परिवार को जेल जाना पड़ेगा। वो महिला की प्रताड़ना को सहता रहता है, किसी को बता भी नहीं पाता है। इस वीडियो के बाद एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें हर्षिता अपने पति से माफ़ी मांग रही है और वो कह रही है कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैंने पहली बार ही हाथ उठाया है, जो कि सरासर झूठ लग रहा है। जिस तरीके से वो उसको पीट रही है, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि उसने पहली बार मारा होगा। पहली बार तो सिर्फ वीडियो में कैद हुई है, मारा तो बंद कमरे में उसने उसको कितनी बार होगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, वहीं सास बैठी है, वहीं साला खड़ा है, लेकिन कोई उसको रोक नहीं रहा है। लोकेश ने यह भी कहा कि मैंने बिना दान दहेज की शादी की थी और एक गरीब घर में शादी की थी ताकि किसी के गरीब घर की बेटी का घर बस जाए, और उसके बाद से ही इन्होंने उसको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। हो सकता है उसकी सरकारी नौकरी पे उनकी नज़र हो कि ठीक है पैसा कमाता है, ये इसके पैसे का दुरुपयोग करेंगे, इसके पैसे को कब्जा लेंगे, इसको डरा के धमका के रखेंगे, झूठे केस में फंसाने के धमकियां देते रहेंगे। दोस्तों, हमारे समाज के अंदर पुरुषों के लिए संवेदना होनी चाहिए, क्योंकि पुरुष भी घरेलू हिंसा का शिकार हो सकते हैं। पुरुष भी, ऐसे बहुत सारे पुरुष हैं जो ना हाथ उठा पाते हैं और ना ही किसी को बता पाते हैं। और सोचिए कि अगर वो हाथ उठा दे तो उसका क्या होगा। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें कभी पुरुष ने गलती से हाथ उठा दिया होगा या फिर बचाव में हाथ उठा दिया होगा, लेकिन महीनों जेलों में सड़ते हैं घरेलू हिंसा के केस में। घरेलू हिंसा के पूरे सिस्टम को, कानून को, पुलिस को, प्रशासन को, सबको समझने की ज़रूरत है कि इसमें क्या बदलाव किए जा सकते हैं और कैसे
एक अच्छे तरीके से इन समस्याओं से निपटा जा सकता है। धन्यवाद।